वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का हिंदी इस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्षितिज भाग 2 इस पाठ्यपुस्तक का चैप्टर नंबर 10वां पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। सबसे पहले हम देखते हैं नेताजी का चश्मा इस पाठ के लेखक के बारे में। इस पाठ के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश, इनके जीवन परिचय के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं हम, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में ही दी गई है। अगर आप इनके बारे में अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हो तो आप नेट पर सर्च कर सकते हो। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से वह जुड़े हुए हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं अब तक, जिनमें से सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संदान, यह कहानी संग्रह विशेष रूप से उल्लेखनीय माने जाते हैं। तथा उनके बीच में विनय और ईंधन, यह उपन्यास बहुत अधिक चर्चित रहे हैं। हालांकि में उनके बहुत सारे लेख भी छपे थे। जैसे कि आप अगर नेट पर सर्च करेंगे तो आपको इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन नेट पर मिल जाएंगे लेखक के बारे में। स्वयं प्रकाश, इनको कौन कौन सी पुरस्कार मिले हैं? उन्हें पहल सम्मान, बनलामी पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, इन सारे पुरस्कारों से उनको पुरस्कृत किया गया है, अर्थात सम्मानित किया गया है। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितरे स्वयं प्रकाश जी कहानियों में वर्ग शोषक के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। तो इस प्रकार उन्होंने अपने लेखन का जो विषय चुना है वह सामाजिक समस्याओं का और समाज में होने वाले जो विविध प्रकार के भेदभाव है, इन पर इनका कड़ा विरोध करना, यह उनके लेखन का विषय होते हैं। रोचक किस्सों शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। अब तक हमने लेखक के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। अब हमारे आज का जो पाठ है नेताजी का चश्मा, इस पाठ के सारांश के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में ही पाठ का सारांश दिया गया है, उसको हम पढ़ते हैं। चारों ओर सीमाओं में घिरे भूभाग का नाम ही देश ही नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों को नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। अब देखिए, यह पाठ जो है वह एक देशभक्ति संबंधित पाठ माना जाता है। तथा देशभक्ति किसे कहेंगे, इसके बारे में लेखक ने अपने विचार व्यक्त किया है कि किसी भी देश की सीमा उसे देश नहीं कहलाती, या उसमें जो भावना होते उसे हम भक्ति नहीं कहते, बल्कि देश में रहने वाले केवल सिर्फ भूभाग ही नहीं बल्कि नागरिक ही नहीं, देश में रहने वाले सारे जीव जंतु, सजीव तथा देश में रहने वाली नदियां, पहाड़, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, इन सब से प्रेम करने की और समृद्धि के लिए प्रयास करने का जो कार्य होता है, इसे हम कहेंगे देश और देशभक्ति। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह भी कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल है। अब देखिए, जो हमारी जो कहानी है नेताजी का चश्मा, इस कहानी में 3 या 4 पात्र है जो प्रमुख माने गए हैं। उसमें से जो प्रमुख
पात्र के इर्द गिर्द जो कहानी हमारी घूमती है उसमें जो प्रमुख पात्र है वो कैप्टन है। अब वह जो कैप्टन है वह सर्वसामान्य व्यक्ति है और उस सर्वसामान्य व्यक्ति के द्वारा किस प्रकार से उन सर्वसामान्य लोगों में, नागरिकों में देश के प्रति भावना होती है, देश के प्रति भक्ति होती है, इसका वर्णन यहाँ पर लेखक करे। और लेखक यह इस पाठ के माध्यम से हमें यह भी कहना चाहते हैं कि केवल बड़े लोगों के बीच में ही देश के प्रति भावना निर्माण नहीं होती, बल्कि छोटे बच्चों के अंदर भी देश के प्रति भक्ति होती है, देशभक्ति होती है। देशभक्ति का यह संदेश देने वाला पाठ स्पष्ट है कि देशभक्ति केवल किसी विशेष भूभाग से प्रेम करना नहीं, बल्कि देश का प्रत्येक नागरिक, प्रकृति, जीव जंतु, पशु पक्षी, पर्वत, पहाड़, झरने आदि सभी से प्रेम करना है और तथा उनकी रक्षा करना। आप देखिए हमारे आजू बाजू में हमारे इतिहास से संबंधित कितने ही धरोहर है, लेकिन हम उनकी रक्षा करते हैं। अगर करते हैं तो हमारे अंदर देशभक्ति है, अगर हम उनकी रक्षा करने के बारे में नहीं सोचते तो वह हमारे अंदर देशभक्ति नहीं है, ऐसा नहीं। इन सारी चीजों के हमारे देश में जो जिस देश को जिन चीजों ने संपन्न किया है उनकी रक्षा करना ही देशभक्ति कहलाएगी। लेखक ने चश्मे बेचने वाले कैप्टन के माध्यम से एक ऐसे साधारण व्यक्ति के कार्य का वर्णन किया है जो अभावग्रस्त जिंदगी व्यतीत करते हुए भी देशभक्ति की भावना रखता है। अब देखिए जो कैप्टन नाम का जो पात्र है वह एक सर्वसामान्य है, अभाव से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन अभावग्रस्त जीवन जीते हुए भी देशभक्ति की भावना उसके अंदर पनपती है। परंतु हमारी कौम ऐसे व्यक्तियों के सम्मान देने के बजाय उन पर क्या करते हैं, हंसते हैं। आज हम देखते हैं कि देशभक्ति के बारे में अगर हम कुछ लोग कहते हैं तो आम लोग उन पर उनका मजाक उड़ाते हैं। कैप्टन के चरित्र द्वारा लेखक ने उन असंख्य देशभक्तों को स्मरण करने का प्रयास किया है जिन्होंने देश हित के लिए कार्य किया और देशभक्तों को सम्मान दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो अब तक हमने पाठ का सारांश देख लिया है, अब हम पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। हमारे पाठ का शीर्षक क्या है, नेताजी का चश्मा। अब देखिए पाठ के शीर्षक को अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने किसका चेहरा या किसका चित्र उभर कर आता है, नेताजी। अब देखिए नेता किसे कहते हैं, आज के राजनीतिक युग में तो हम लीडर को नेता कहते हैं, लेकिन पहले जब हमारे देश आजाद नहीं हुए थे तो उसमें जो आंदोलन करने वाले जो होते थे, देश की रक्षा करने के लिए जो युद्ध करते थे, विरोध करते थे, उसे हम नेता कहते थे। लेकिन उस युग के अगर हमारे इतिहास के बारे में हम सोचते हैं तो नेताजी नाम सुनते ही हमारे सामने किसका चेहरा उभर आता है, किसका व्यक्तिमत्व दिखाई देता है हमें, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेरी गुड। तो देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और यहाँ पर दिया है नेताजी का चश्मा। अब हमारे सामने अगर नेताजी शब्द कहते हैं तो हमारे सामने क्रांतिवीर क्रांतिकारक नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनका चित्र उभर कर आता है और उनका पहराव। अब हम देखते हैं उनके पहराव में टोपी, फिर वो क्या करते थे, चश्मा लगाते थे ना। तो देखो उन हर ऐसे व्यक्तिमत्व होते हैं, उनकी कुछ ना कुछ विशेषता होती है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनका जीवन का अगर बाहरी व्यक्तिमत्व देखेंगे तो उसकी विशेषता क्या थी कि वह हमेशा चश्मा लगाया करते थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके चश्मा, इसके संदर्भ को लेकर, इस प्रसंग को लेकर यह कहानी बनाई गई है। अब नेताजी का चश्मा इस पाठ के द्वारा लेखक हमें किस प्रकार से देशभक्ति और देश के प्रति हमारी भावनाएं यह जागृत होती है, इसका वर्णन इस पूरे पाठ में किया है। तो सबसे पहले अब शीर्षक पर हमने चर्चा कर ली है, अब हम पाठ को पढ़ते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे में गुजरना पड़ता था। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग पात्र एक एक करके हमारे सामने आएंगे इस पाठ के। अब पहला पात्र कौन सा है, हालदार साहब। अब एक ऐसा कस्बा है, कस्बा का अर्थ क्या होता है कि मतलब गांव तो होता है छोटा और शहर कहेंगे तो बड़ा होता है, लेकिन जो छोटे छोटे शहर होते हैं उसे हम कहेंगे कस्बा। तो हलदार साहब हर 15 दिन, तो
हलदार साहब जो है वह हर 15 दिन के बाद अपने कंपनी के काम के संदर्भ में उस कस्बे से गुजरते थे, अर्थात एक छोटा सा शहर है। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। अब देखिए पाठ की शुरुआत में ही लेखक ने उस कस्बे का वर्णन किया है। आपको प्रश्नोत्तर में पूछ सकते हैं कि पाठ के द्वारा किस प्रकार के शहर का वर्णन किया गया है, इस पर चर्चा कीजिए या कस्बे का वर्णन कीजिए। तो आप यह पहला परिच्छेद में जो आपको दिए गए हैं वह आप उसमें उत्तर में लिख सकते हैं। तो देखो कस्बे का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि कस्बा बहुत बड़ा नहीं था और जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान थे, सारे मकान पक्के नहीं थे। और बाजार भी अगर कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था, तो कस्बे में एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था और एक लड़कियों का स्कूल था, अर्थात 2 स्कूल थे, एक लड़कियों के लिए अलग से स्कूल था और लड़कों के लिए अलग से स्कूल था। आगे लेखक कहते कि एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे, अर्थात बिना छत वाले सिनेमा घर। अब देखते हैं हमारे तो सिनेमा घर होते हो तो एयर कंडीशन वाले होते हैं, लेकिन यह प्रसंग कहानी जो है तो पुरानी है। उस समय का जो थिएटर रहता था, सिनेमा घर रहते थे, वो खुले छत वाले हुआ करते थे। एक ठो नगर पालिका थी, अर्थात एक ही नगर पालिका थी, म्युनिसिपैलिटी का ऑफिस। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी थी। तो देखो इस प्रकार कस्बे का वर्णन किया गया है, जिसमें एक ही बाजार था, एक लड़कों के लिए स्कूल थी, एक लड़कियों के लिए स्कूल थी, फिर एक छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे और एक नगर पालिका थी। अब देखिए जहां पर नगर पालिका होती है तो उनके कुछ ना कुछ कार्य भी होते हैं। हमने सिविक्स में पढ़ा है ना कि महानगर पालिका के क्या क्या काम होते हैं। तो इस प्रकार नगर पालिका थी उस कस्बे में, इसलिए कुछ ना कुछ कार्य होते रहते थे। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी। अब देखो कौन कौन से कार्य कर लेते थे वो, कभी एक हाथ सड़क पक्की करवा देती थी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा देते थे, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन भी करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। अब देखिए यहाँ पर चौराहे मतलब अब चौराहे अलग अलग अगर हम करेंगे तो चौ का अर्थ क्या होता है 4 और राहे रास्ता। तो एक ही स्थान पर 4 अलग अलग दिशाओं में जो रास्ता जाता है उसे कहा जाता है चौराहे। और ऐसे चौराहे पर क्या किया गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनकी संगमरमर की प्रतिमा बनवाई गई थी नगर पालिका के किसी उत्साही ऑफिसर ने। अब देखिए चौराहे पर भी मूर्ति क्यों बनाई जाती है, क्योंकि चारों ओर से चारों दिशाओं से लोगों का ध्यान वहां पर आकृष्ट हो जाए। अब देखिए जो नगर पालिका के जो अधिकारी थे वो कुछ ना कुछ कार्य करते रहते थे, तो उसमें उन्होंने एक कार्य कर दिया था कि चौराहे पर संगमरमर की प्रतिमा की नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति लगवा दी थी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। तो आगे जो लेखक हमें कहानी बताने वाले है तो उसी नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनके प्रतिमा के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय उहाँ फुआ और चिट्ठी पत्री के बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासन विधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। अब देखिए जो नगर पालिका के जो बोर्ड पर जो लोग रहते हैं अधिकारी, उन्होंने क्या किया, अब उनको मूर्ति लगवाई चौराहे पर, लेकिन किसी भी प्रकार का अनुमान नहीं था। तो उन्होंने आपको प्रश्न पूछा जा सकते हैं कि कौन से 3 कारण बताए। तो उनको एक तो पहला कारण क्या बताया गया है कि उनको देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी, और अच्छी मूर्ति की दूसरा कारण क्या था कि अच्छी मूर्ति बनवाने के लिए जो लागत अर्थात जो खर्चा अनुमान या उपलब्ध बजट बहुत ज्यादा होने के कारण, अगर एक अच्छी मूर्ति बनवाने हैं उसके लिए मूर्तिकार को देना है तो उसके लिए जो खर्चा आएगा वो उन महानगर पालिकाओं के ऑफिसर के बोर्ड के बजट से ज्यादा होगा, इसलिए उन्होंने यह दूसरा कारण बताया है। और उस
कारण के समय उहापो अर्थात तर्क वितर्क में, सोच विचार में क्या करे कैसे करे, इस सोच विचार में और चिट्ठी पत्री में ही बर्बाद कर दिया। अर्थात देखो, अगर हमें सरकारी कुछ काम करवाना है तो हमें पहले औपचारिक रूप से पत्र लिखने पड़ते हैं, फिर अनुमति मांगनी पड़ती है बड़े वाले ऑफिसर जो होते हैं उनसे। तो इसी के बीच में यह सारा कार्य हुआ होगा। फिर बोर्ड, और तीसरा कारण क्या बताएं कि बोर्ड की शासन विधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय कर दिया। अब देखिए, जो महानगर पालिकाओं की जो कार्य करने की जो समय होता है वह समय अब समाप्त होने वाली थी। उस समय समाप्त होने से पहले उनको यह कार्य कर लेना था कि चौराहे पर मूर्ति की प्रतिमा लगा देनी थी। इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में यह सारे कार्य कर दिए थे और इस प्रकार उन्होंने एक स्थानीय कलाकार को यह अवसर मूर्ति बनाने का कार्य दे दिया था। किसी स्थानीय कलाकार को यह अवसर देने का निर्णय किया होगा। अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा। अब जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। अब देखिए, यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार महानगर पालिका के जो पदाधिकारी थे उन्होंने क्या कर दिया था, उस काम को पटक देना अर्थात किसको दिया था ये काम? मास्टर जी को। एकमात्र जो स्कूल था उस स्कूल के मास्टर जी को यह कार्य दिया था जिसका नाम था मोतीलाल जी। अब मोतीलाल जी मास्टर थे, उनका काम मूर्ति बनाना था नहीं, लेकिन फिर भी एक महीने के अंदर अंदर उन्होंने उस मूर्ति को बनवा लिया था। और इस प्रकार मास्टर जी ने भी जो यह कार्य पटका दिया था। पटका देना मतलब बोलते ना, हम अगर हमें किसी कार्य में इंटरेस्ट नहीं होते, रुचि नहीं होते, तो हम उसको करना होता है, इसीलिए मन में चाहत न होते हुए भी कर देते। तो इस प्रकार मास्टर जी से वह कार्य जबरदस्ती करवा लिया गया था। देखते ही इन परिच्छेदों में आए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। कस्बा, छोटा शहर, सिलसिला, क्रम, एकटो, एक ही, सम्मेलन, सभा। तो बच्चों, इस प्रकार नेताजी का चश्मा इस पाठ के पहले सेशन में हमने पाठ की शुरुआत कर दी है। अगली परिच्छेदों में हम उस मास्टर जी द्वारा बनाए गए नेताजी की मूर्ति के संदर्भ में और भी जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।